students, very good afternoon. Today again we are going to discuss the next part of the grammar. कल आपने सीखा टेंसेस के बारे में कि टेंस क्या होते हैं और टेंसेस को कैसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और आज आप टेंस के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो तीनों पार्ट आपके जो टेंस के हैं उनको अलग अलग कैसे डिवाइड किया गया है। सो देखिए, कल आपने सीखा था टेंस, राइट? एंड टेंस में जो हमारे पार्ट्स हैं 3, इनको आपने कल डिस्कस किया था, राइट? जिसमें आपने डिस्कस किया था प्रेजेंट, सेकेंड इज द पास्ट एंड थर्ड इज द फ्यूचर। इट्स अ वेरी क्लियर एंड वेरी बेसिक पॉइंट। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, व्हाट इज प्रेजेंट? The time which is right now, जो समय अभी आपका है, this is present, and the past, जो समय आपका निकल गया है ना, टाइम स्पेंड, ऐसे कह सकते हैं आप इसको, टाइम स्पेंड, जो समय निकल गया, एंड फ्यूचर आप कह सकते हैं कमिंग टाइम। तो ये एक सरफेस लेवल का पॉइंट है कि किस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को बच्चा बिल्कुल क्लियरली समझ ले कि किस तरीके से तीनों पॉइंट होते हैं। और इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को डिफाइन करते हैं और क्या क्या वर्ब्स स्पेशली इसमें हम यूज करते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पर देखा कि टू बी वर्ब्स को, जो कल हमने डिस्कस किया था कल का वीडियो में, टू बी वर्ब्स में आप जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो सीख लेंगे वो है इज आर एम एंड वाज वर का यूज, राइट? इज आर एम एंड पास्ट में आप यूज करेंगे वाज वर का, राइट? मैं रिवाइज करा रहा हूं आपके लिए कल का वर्क, इज आर एम, वाज वर एंड विल बी एंड शैल बी। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब मैंने कल आपसे बोला था कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे घर पर कि किस तरह से हम इज का यूज करेंगे, कैसे हम आर का यूज करेंगे, कैसे हम एम का यूज करेंगे। तो सिंपली आपको बताया गया था कि इज मीन क्या होता है, इज मीन क्या होता है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। आर का मीन क्या होता है, जिसको आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे आर का। और एम का हिंदी मीन होता है हूं, राइट? ऐसे ही वाज का मीन होता है था एंड वर का मीन होता है थे। सिंगुलर में आप वाज का यूज करेंगे वर्ब का, और प्लूरल में आप वर का यूज करेंगे। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन के साथ में आप शैल बी का यूज करेंगे, आई एन वी के साथ में आप शैल बी का यूज करेंगे, और विल बी का यूज करेंगे ही, शी, इट, एंड सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन किसी का नेम भी है तो आप वहां पर विल बी का यूज करेंगे, राइट? तो ये आपका टू बी वर्ब्स में आपने सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप जो बिल्कुल बेसिक लेवल के सेंटेंसेस हैं जिनको आप बनाना सीखेंगे फास्टली, राइट? होपफुली कि आपने इस चार्ट को कल अपनी नोटबुक में नोट किया होगा और एक बार आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम आगे के टेंसेस को सीखेंगे। देखिए, अगर हम प्रेजेंट की ही बात करते हैं कि इनको हमने किस तरीके से डिवाइड करना होता है, कि अगर प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, इनमें आप 4 टाइप से इनको डिवाइड किया हुआ है आपने। सबसे पहला पॉइंट है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज perfect, and next is perfect continuous, right? You can see to indefinite to the simple, आप इसको सिंपल भी कह सकते हैं, एंड कंटिन्यूअस के लिए भी आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, राइट? इंडेफिनिट को आप सिंपल इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस को आप प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फिर आप इसको कह सकते हैं इसी तरीके से
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे ही आप कह सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन 4 पॉइंट्स को हमने इस तरीके से अगर सिंपली जो रूल होता है दिस 4 एंड 3 टाइप्स ऑफ द टेंस, तो इस तरह से आप 12 पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे। अगर आप इनको समझ सकते हैं जल्दी और इनका अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप 60% 70% ग्रामर के टेंसेस का पार्ट कवर अप कर जाएंगे। अब इनको कैसे आपको समझना है, इजीली, बहुत इजीएस्ट मेथड से अगर आप इनको समझेंगे तो मुझे लगता है कि 3-4 टाइप में आप जब इनका प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से स्पीडली आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लेते हैं इंडेफिनिट को लेते हैं, राइट। इंडेफिनिट मीन क्या होता है हिंदी में अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मीन क्या होता है, अनिश्चित। क्या मीन होता है, देखिए इंडेफिनिट मीन होता है अनिश्चित। अनिश्चित अनिश्चित मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, सोचते हैं, जिसमें ये निश्चित ना हो कि टाइम क्या है। जैसे कि टेंस को आपने डिफाइन किया ना, टाइम यानी कि टेंस कैसे बना आपका, टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू आप कह सकते हैं टेंस, राइट। सो अगर हम टेंस को डिफाइन करेंगे तो यहां पर टाइम और एक्शन का जब बिल्कुल क्लियर ये नहीं होता। जैसे सपोज एक सिंपल सा एक इजी सेंटेंस ले लेते हैं, मैं पढ़ता हूं, तो आप बनाएंगे इसको आई रीड, ओके। वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। बट दिस इज नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं है कि वो कितनी देर पढ़ता है, कब उसने पढ़ना शुरू किया, कब तक वो पढ़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इंडेफिनिट की कैटेगरी में, यानी कि प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, जहां पर ये स्पेसिफिक नहीं होता, निश्चित नहीं होता कि वो कार्य कब शुरू हुआ और कब उसका अंत होना है और कब तक वो चलेगा, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस कैटेगरी में रखा जाएगा, या पास्ट इंडेफिनिट को, या फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। और अगला पॉइंट आता है आपका कंटीन्यूअस। अच्छा, दूसरा इसको और इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जिन वर्ब में यानी कि एंड में, व्हेन वी आर एंडिंग द सेंटेंस इन हिंदी मीन, जब हम हिंदी के सेंटेंसेस को बनाते हैं, जब ट्रांसलेट करते हैं, तो उनको जब हम पहचानते हैं, तो पहचानने में ये कहा जाता है ज्यादातर मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में, जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि इस तरीके के अक्षर आते हैं। ता है, ती है, ते है कब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बात करते हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो कंटीन्यूअस वर्ड ही अपने आप में किससे बना है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यू क्या होता है, जारी रहना, किसी कार्य का चलना। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग द टेंस। तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो सुन रहे हैं, आप टेंसेस को सीख रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ओके। जब सेंस निकलता है रहा है, रही है, रहे हैं का, तो वो सेंटेंसेस आते हैं कंटीन्यूअस की कैटेगरी में, ओके। जैसे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। कोहरा पड़ रहा है, इट इज, अगर आप कोहरे की बात करते हैं तो इट इज फॉग, ओके। तो वहां पर हमें सेंस देखना होता है और हमें ये देखना होता है कि ये टेंस या ये किस कैटेगरी का टेंस है, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करेंगे उसको स्ट्रक्चर में ले जाएंगे तो हमें सेंटेंस के सेंस को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका परफेक्ट। तो परफेक्ट मीन क्या होता है, परफेक्ट मीन होता है पूर्ण होना। परफेक्ट मीन क्या होता है, कंप्लीट। ये किसी कार्य को कंप्लीट होने का एहसास दिलाता है कि ये कार्य ऐसा पूरा हो गया है, राइट। जैसे मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, आई हैव read this book, I have completed my task, I have completed my video, I have seen this movie, right. The farmers have plowed the field. Many more sentences you can translate, you can imagine, okay. तो इस तरह से सेंस जब आता है परफेक्ट में, तो वहां पर पूर्णता का आभास होता है कि ये कार्य आपका पूरा हो चुका है,
एक कार्य आपका कंप्लीट हो गया, तो वो किस में आएगा, परफेक्ट में आएगा। और ये इस तरीके के, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, वो सभी सेंटेंसेस इसी तरीके से होंगे, राइट। अभी हम बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसमें कार्य आपका पीछे शुरू हुआ और एक समय के साथ उसमें होने का आभास होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, यहां पर क्या सेंस दिया जा रहा है, वर्क कंटिन्यू है, लेकिन यहां पर समय का आभास है, समय दिया गया है, यानी कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। बच्चा 30 मिनट से पढ़ रहा है, द चाइल्ड हैज बीन स्टडिंग फॉर 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स। ऐसे कह सकते हैं, किसान सुबह से फसल में पानी लगा रहा है, द फार्मर हैज बीन इरिगेटिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर आपको सिंस एंड फॉर का यूज करना सीखेंगे आप, और ये सीखेंगे कि जब किसी सेंटेंस में टाइम दिया होता है, समय दिया होता है, तो वो टेंसेस आपके आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की कैटेगरी में। तो इस तरीके से आप इन सभी टेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप इनको सीखेंगे कि किस तरह से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट जब आपने करना सीखे तो आपको फिर स्ट्रक्चर बनाने में, फिर सेंटेंस को करेक्ट लिखने में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट रूल्स आप इनको अच्छे से नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी पूरा सभी सेंटेंसेस को एक बार में भी फिनिश कर सकते हैं, पूरा 12 सेंटेंसेस का एक डायग्राम, जिसमें सभी टेंसेस की पहचान हो और उनके रूल्स रेगुलेशन भी हो, कि किस तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाए, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उनके एग्जाम्पल्स भी हो। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस के साथ आप उनको बना सकते हैं, राइट। एंड सो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, और इसमें इस फॉर्मूला में स्ट्रक्चर ऑफ राइट, स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस यहां पर ले सकते हैं आप एक साथ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहां पर पॉइंट डाले हैं, टेंस, continuous, perfect and perfect continuous, right। ओके, सो चूंकि कॉलम्स का साइज अभी आप देख रहे हैं छोटा है, इसमें से हम पहचान और उसके फॉर्मूलाज को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ फॉर्मूला एंड हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो टाइटल दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस। ओके, सेंटेंसेस को कैसे आप स्ट्रक्चर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही मैं बात करता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड हेल्पिंग वर्ब, स्पेशली जब आप नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आप इसमें डू एंड डज का यूज करेंगे, ये बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का आप किस में यूज करेंगे, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब आप इनको बनाएंगे तो, राइट। अभी हम बात करते हैं आगे पास्ट इंडेफिनिट का।
तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे आप, एंड इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ओके। एंड हेल्पिंग वर्ब जो कि आप निगेटिव वर्ब इंटरप्रेट में यूज करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, और डिड का जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्लियर। जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर। फ्यूचर में अगर आप बात करें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं विल एंड शैल, विल एंड शैल प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। यहाँ पर भी आप हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें, हेल्पिंग वर्ब आप याद रखेंगे विल एंड शैल का यूज करेंगे। विल एंड शैल का यूज कैसे और कहां करेंगे ये हम आपको डिटेल में जब इन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे तब आप इनको समझेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप किस तरीके से यूज करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप यूज करते हैं इज, आर, एम। चलिए मैं हेल्पिंग वर्ब यही लिख दिया मैंने, एंड इसके बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, and object plus other word, okay. So this is the formula of perfect continuous, present continuous, right. helping verb मैंने ऊपर यहाँ पर लिख दी, ये आप याद रखेंगे किस तरीके से किसका यूज करते हैं। I will tell you in detail in next video. So here now I'm talking to you the past continuous. Past continuous subject plus helping verb was and were, इनमें से एक लगाएंगे was and were में से, okay, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसा पीछे बताया था, plus main verb first form plus ing, right, and here plus object plus other word, this is the formula of past continuous tense, right. present continuous, past continuous। अब हम बात करें future continuous का, तो subject plus will be shall be, आप यहाँ पर यूज करेंगे helping verb will be shall be, okay, be very careful, and main verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, राइट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वेरी इजी, ओके। यहाँ पर आपने देखा सभी में आईएनजी लगाना है कंटीन्यूअस में आपका, राइट, सभी में जितना भी कंटीन्यूअस सेंटेंसेस आप बनाएंगे उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। अगला वीडियो आप देखें, अगला पॉइंट आप देखेंगे परफेक्ट की बात करते हैं, तो परफेक्ट में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस perfect has and have, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस इनके साथ में आप यूज करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, राइट, हैज एंड हैव का यूज करेंगे, राइट, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे इनके साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पास्ट परफेक्ट। सो इन पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब यू विल यूज द हैड प्लस मेन वर्ब third form and plus object plus other word in past perfect, other word, clear, main verb third form, okay. And now we talk about future perfect, and in future perfect we will use the subject plus will have, or you can use here shall have plus main verb third form plus object plus other word, okay. So आपने यहाँ देखा जितने भी आपने परफेक्ट के रूल्स को ध्यान दिया तो सभी में थर्ड फॉर्म का यूज होना है, परफेक्ट के सभी पॉइंट में थर्ड फॉर्म का यूज होना है, क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हियर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखिए आप सबसे पहले आप जैसे सभी सेंटेंसेस में यूज किया सब्जेक्ट प्लस has been and या फिर have been according to subject plus main verb first form plus ing plus टाइम दिया होता है यहाँ पर, ओके, प्लस टाइम या सिंस और फॉर का आप यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यू विल यूज द सब्जेक्ट प्लस had been, okay, had been plus main verb first form plus ing
and plus time. For example, he had been sitting there for 3 hours, like this. So you will use there the time, right? And since and for का आप यूज करेंगे. जब डेफिनेट टाइम है तो since का यूज करेंगे और indefinite टाइम है तो आप for का यूज करेंगे. And now the last point is future perfect continuous. In future perfect continuous the same subject plus will have been and will have been and shall have been. Will have been and shall have been plus main verb first form plus ing plus you will use like that time. For example, how can you use here the timing? Timing को कैसे use करना है? For example, if you are making the sentence into perfect continuous में किस तरीके से आप समय का use करेंगे? जैसे अगर आप बात करें कि I have been teaching you for 30 minutes. I have been teaching you for 30 minutes. Yeah, I have been teaching you for 60 minutes. Okay, I have been teaching you since morning. तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आप ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पर करेंगे, राइट? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आप टाइम का यूज करेंगे, सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे. फॉर द डेफिनेट टाइम यू विल यूज द सिंस, फॉर इंडेफिनेट टाइम यू विल यूज द फॉर. तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूला है, जिन फॉर्मूला को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि इजीली आप सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं. साथ ही और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से आपके टेंसेस कवर हो जाएंगे और आप और ज्यादा ग्रामर के पॉइंट्स में कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे. इनसे हटकर जो रूल्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वर्ब्स हो, चाहे आपका यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इट एंड नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये सारे पॉइंट्स सब डिपेंड करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सब डिपेंड करता है टेंसेस के ऊपर. क्योंकि अगर ये पॉइंट अगर आपका वीक रह गया टेंसेस का, तो ग्रामर के अदर पॉइंट्स, अदर पार्ट, अदर रूल्स रेगुलेशन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे. और लिखने की बात आती है, ग्रामर ठीक से लिखना, करेक्टली लिखना और या करेक्टली बोलना, तो ये सब डिपेंड करता है कि अगर आपको यही नहीं मालूम है कि आपको फ्यूचर में बोलना है, जैसे मैं कल आऊंगा, ओके, आई विल कम टुमारो, या मैंने कल आपको पढ़ाया, आई टॉट यू टुमारो, अगर मैं इसको बोल दूं आई टीच यू टुमारो, इट्स रॉन्ग. ओके, एंड आई टीच यू yesterday, that is also wrong because of yesterday का यूज किया मैंने, कल की बात की, तो मुझे पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना ही करना होगा. I taught you yesterday. It means कि at a time of speaking, at a time of writing, at a time of conversing, you require all the rules regulations. ये रूल्स रेगुलेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बच्चे आप प्रैक्टिस करेंगे सभी, और प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी तेजी से सीख जाएंगे इनको बनाना. और किसी भी तरीके का कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आया आपको, फिर दोबारा सीखना है, दोबारा पूछना है, यू कैन कॉल मी. आप कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं. और क्लासरूम्स जब आपके ओपन होंगे, फिजिकल क्लासेस जब आप होंगे, तो स्कूल टाइमिंग में आप और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे. लेकिन जब तक स्कूल्स क्लोज है, अभी बहुत ही जल्दी स्कूल्स खुलने वाले हैं, जब तक क्लोज है तब तक आप इन वीडियोस के थ्रू आप अपने आप को घर पर अपने आप को तैयार करो, प्रैक्टिस करो और तेजी से लर्निंग आप अपनी कंटिन्यू रखो. आपका लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, आपका नॉलेज रुकना नहीं चाहिए, आपका सीखना रुकना नहीं चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.